लोग अच्छे हैं, अच्छा होना भी चाहिए। तो हमारी ये सीरीज आज से हमने हिस्ट्री स्टार्ट कर दी है। जैसे आपसे हमने वादा किया है कि पूरी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, अभी हमारे सोशल साइंस के पूरे सब्जेक्ट चल रहे हैं जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। उसके बाद आपके साइंस और मैथ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी हिस्ट्री की आज क्लास 9th स्टार्ट कर दिए हैं। क्लास 9th की हमारी हिस्ट्री है जिसमें से पहला चैप्टर का नाम ही हमारे क्या, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो आज हम द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें टोटल 5 चैप्टर है। तो 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर मतलब एक चैप्टर के जो सब चैप्टर उस हिसाब से वीडियो आएगी, ठीक है। तो आपको प्लेलिस्ट में देख लेना है। तो ये आज से स्टार्ट कर दिए, तो रोज रात को आपको 10 बजे, कितने बजे, रोज रात को आपको 10 बजे इसकी वीडियो आपको अपलोड हो जाएगी। किसकी, हिस्ट्री की। आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि रोज आपको अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ हमारी ज्योग्राफी की कंप्लीट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। आज हमारी 9th की हिस्ट्री चल रही है, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी फ्रांसीसी क्रांति, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, द फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहला चैप्टर का नाम है ये हमारे द फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन होता क्या है, कैसे हुआ, पूरा डिटेल में देखेंगे। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले छात्रों के लिए है। आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, नोट्स बनाते जाएंगे। सबसे पहले जैसे किसी भी मूवी में आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं बता देता, आपने केजीएफ सुना हो, देखा होगा, तो उसके बारे में पूरी कहानी बताता है, ऐसे हुआ था, फिर कहानी शुरू से स्टार्ट होती है। उसी तरह ये फ्रेंच रिवोल्यूशन में पहला पेज आपका यही है। जैसे कि इसमें बोला गया 14 जुलाई का दिन था, 14 जुलाई 1788 9 की सुबह, ठीक है, जो मॉर्निंग हुई थी। पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। क्या था, पेरिस नगर जो वहां था, वहां पास क्या है, आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। जो वहां का सम्राट हुआ करता तो उसने बोला अपने कमांडेड ट्रूप से कि आप जाइए, पूरे शहर में घुस जाइए, ठीक है। और अब बात थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। और कहते हैं ना, रूमर्स जो होते हैं, हर चीज हर जगह रूमर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे गांव देहात में आपको रूमर्स मिलेंगे कि हाँ तो फलाने के हाँ ये हो गया वो हो गया। इसी तरह किसी देश में भी रूमर्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रूमर्स जो थे, उन्होंने बोला कि नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कौन, आपका राजा। लगभग 7,000 मर्द, यानी मेल्स एंड फीमेल्स, टाउन हॉल के सामने एकत्र, तो मतलब एक जगह जैसे टाउन हॉल होते हैं ना, कोई भी जगह हो, तो वहां पास सब लोग क्या हुए, इकट्ठे हो गए। और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय लिया। एक जन सेना मतलब बहुत सारे लोग मिलकर कोई ग्रुप संगठन बनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों पर जबरन प्रवेश कर गए। देखिए, जब इंसान किसी को गोली मारेगा तो वो अपने बचाव के लिए तो कुछ ना कुछ कार्य करेगा ना। इसीलिए जो वहां की जनता थी उसने अपने बचाव के लिए क्या करना स्टार्ट कर दी, प्रवेश करना स्टार्ट कर दी सरकारी भवन में, कि वहां जाके क्या देख सके, कोई बंदूक, गोलियां, बारूद हो तो वो भी अपनी सुरक्षा कर सकते। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। पेरिस नगर के पूर्वी, जिसे क्या कहा है, बास्तिल, किले की झील को तोड़ डाला, और जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। मतलब एक बास्तिल जो जगह है, तो किले के अंदर जेल हुआ करती थी। वहां सोचे अगर उसको तोड़ देंगे, उसके अंदर देखेंगे तो वहां पास क्या मिलेगा, हमें गोला और बारूद मिल सकता है। हथियारे पर कब्जों की इस सशस्त्र लड़ाई में बस्तील का कमांडर मारा गया। जो वहां के बस्तील जेल का जो कमांडर होता है उसको क्या कर दिया, मार दिया गया। और कैदी छुड़ा लिए गए। मतलब वहां पास जो कैदी थे उनको सबको क्या कर दिया गया, छुड़ा लिया गया। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। कितनी थी, सिर्फ 7। सोचे कैदियों की। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बस्ती किला लोगों की घृणा का केंद्र मतलब वहां का जो राजा था वो बहुत ज्यादा निरंकुश शक्ति, उन्होंने जो मन करता था वो करता था। इसीलिए जो वहां के लोग थे उससे क्या करते थे, घृणा करते थे, ठीक है। इस कारण वो क्या हो गया था, वो घृणा का केंद्र हो चुका था। इसीलिए किले को ढहा दिया गया, जो किला था उसको गिरा दिया गया। और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिया गया जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। मतलब जो किला होगा, किला में जो बहुत चीजें रहती होंगी, तो उसको बेच दिया गया। लो भैया आप संजो के रख लो, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता किसके लिए मांग कर रही थी, आपकी पाव रोटी, जो आपकी ब्रेड होते हैं ना, उसके लिए मांग कर रही थी। जो वहां की महंगी होती जा रही थी, पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी।
देखो, कोई भी देश अगर वार में होता है तो सबसे पहले उसको सबसे बड़ा नुकसान आपके उसके यहाँ की इकोनॉमी को होता है, चाहे दुनिया का कोई भी देश। इसलिए कोई भी देश वॉर नहीं करना चाहता। जैसे कि आपकी यूक्रेन रशिया में चल रहा है, तो वहां उसकी वजह से पूरे देश को इफेक्ट पड़ता है। वहाँ की गैस लाइन्स हैं, जो आपके वहां से गेहूं चावल हर चीज में क्या हो जाते हैं, बैन हो जाते हैं। क्योंकि वहां बाहर कौन, वहां पास हवाई जहाज बैन हो जाती है भैया, हवाई जहाज वगैरह उड़ रही तो मान लो कोई गोली चला दे तो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए वहां सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियां के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। मतलब इसके कारण फिर क्या हुआ कि वहां के जो फ्रांस का सम्राट था उसको क्या दिए दी गई, फांसी दे दी गई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, चलिए अब देखते हैं। ये पूरा बैकग्राउंड आपका सेट हो गया है जैसे मूवी में सेट होता है, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके कि ये कैसे हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 18वीं सदी में उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज जैसे द फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। पारदी मतलब ये भी लिख लीजिए, क्लर्गी, नोबेलिटी, और आपका ये पीस। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा क्या कैसे, ठीक है। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टाइम था 1774 का। देखिए हमारी हमने बैकग्राउंड कहाँ से स्टार्ट किया, 1789 का। अब आते हैं पीछे 1794 में बुर्बो राजवंश का लुई सिक्स फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। बुर्बो मतलब कोई जो राजवंश था उसका क्या है, जैसे हमारे यहाँ मुगल राजवंश हो गया, सम्राट मराठा इनका, जैसे उसी तरह बुर्बो राजवंश का लुई सिक्स फ्रांस की राजगद्दी पर क्या हुआ, आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी। वो केवल कितने साल का था, 20 साल का। और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, जो ऑस्ट्रिया देश है ना यूरोप में, ठीक है, ना कि ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनेट के साथ हुआ। किसके साथ हुआ, एंतोनेट के साथ। राज्यरोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस में वित्तीय संकट, संसाधन बहुत समय तक यहाँ पास युद्ध चलते रहे थे। इसकी वजह से जो यहाँ पास फाइनेंशियल कंडीशन थी वो पूरी पूरी क्या हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। वर्साय, वर्साय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। जो वर्साय की एक किला था ना, उसकी जो शानो शौकत बनाने के लिए, जो राज दरबार को चलाने के लिए वहां की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई सिक्स के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने की सहायता दी थी। जैसे कि आपके अमेरिका भी ना आपके ब्रिटेन से गुलाम हुआ करता था, लेकिन फ्रेंच की सहायता के कारण उसको 13 ऐसी वहां की उपनिवेश थी, मतलब जगह जैसे स्टेट्स होती थी, उनको क्या करवाया गया था, आजाद करवाया गया था, ठीक है। हाँ, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा होता। अब लिब्रे क्या है, लिब्रे जैसे अपने यहाँ रुपी रुपी चलती है ना, यूरोप में अभी यूरो चलता है, पहले लिब्रे चलता था। उसी तरह अमेरिकन साइड में डॉलर चलता है, उसी तरह रुपये का नाम है। 10 अरब लिब्रे से अधिक ज्यादा का कर्ज उसमें जुड़ गया था। सरकार ने कर्जदाता 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। जो सरकार से कर्जदाता हुआ करते थे वो क्या करते थे, जैसे देखो कोई भी सरकार को अगर किसी से लोन, जैसे हमारी सरकार लोन लेती है आरबीआई से हो गई, फिर अगर भारत देश को लेना है तो वर्ल्ड बैंक हो गया है ना, इन सब से लोन लेती। इसी तरह वहां की भी सरकार लोन लेती थी। तो वहां के जो सरकार से कर्जदाता लोग जो हुआ करते थे, मतलब जो देते थे, कर्जा देते थे, उन्हें कर्जदाता कहा जाता है। वो बोले कि हम ब्याज बढ़ा के कितना कर देंगे, 10% कर देंगे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी, ठीक है। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलने के लिए फ्रांसीसी सरकार
करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज ने 3 स्टेट्स में बांटा और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग जन साधारणता ही कर अदा करते थे। जैसे हमारे ये फ्रांसीसी लोग 3 स्टेट के, जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तीसरा। पहली वर्ग को हम क्लर्गी यानी पारदी वर्ग कहते हैं, जो मतलब पूजा पाठ करते हैं, जैसे चर्च में जो पूजा पाठ होते हैं ना, जैसे फादर जी ने किया जाता है, वो पहला वर्ग। दूसरे वर्ग में वहां के नोबिलिटी यानी किंग लोग को नोबिलिटी, और तीसरा पीजेंट यानी वहां के जो किसान होंगे, कोई अमीर किसान, कोई मध्यम वर्ग का, कोई सबसे छोटा वाला किसान, ठीक है, इस तरह 3 लोग। लेकिन वहां का जो कर्ज चुकाता था, सिर्फ टैक्स कौन देते थे, ये दिया करते तीसरे वर्ग, और ये दोनों वर्ग वाले सिर्फ खाते थे। तो लगातार कर्ज आपका बढ़ता गया। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज के वर्ग व्यवस्था को दर्शाया गया, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये पूरा वर्ग व्यवस्था है। पहला वर्ग आपका पारदी यानी क्लर्की, दूसरा वर्ग आपका नोबिलिटी, और तीसरा वर्ग में कौन, बड़े व्यवसायी हो गए, व्यापारी हो गए, अदालती कर्मचारी हो गया, ठीक है, किसान और कारीगर हो गए, छोटे किसान हो गए, भूमिहीन हो गए, मजदूर और नौकर, ठीक। हाँ, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। जो जमीन के मालिक थे, उनकी किसानों की संख्या क्या थी, कम हुआ करती थी। सोचिए, जिनके पास खुद की जमीन हो, ऐसे किसान बहुत कम थे, ठीक। लगभग 60%, पर पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या 90% किसान तो थे, लेकिन इनके पास खुद की जमीन नहीं हुआ करती, ठीक है। लगभग 7% जमीन कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास था। जैसे किसके किसके पास था, जो वहां के चर्च वाले हो गए, नोबल्टी, क्लर्की, इनके पास हुआ करता था। और ज्यादा से ज्यादा तीसरे वर्ग में किसके पास, जो अमीर हुआ करते थे, उनके पास। प्रथम 2 स्टेटस, कुलीन वर्ग एवं पारदी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त था। मतलब ये जन्म से ही विशेषाधिकार, विशेषता हुआ करते थे, बोले करते थे ये भगवान के वंश हैं, इसलिए इनसे कैसे हम ले सकते हैं, जैसे, ठीक है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था कि राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। ये क्या, जो राज्य का टैक्स दिया जाता था ना, ये बिल्कुल नहीं दिया करते थे, ठीक है। पूरी की पूरी तरह क्या हो गई थी, इनको छूट मिल गई थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे। जो वहां के कुलीन लोग हुआ करते थे ना, उनको भी कुछ अन्य समांती विशेषाधिकार शामिल थे। वह किसानों से समांती कर वसूल करते थे। जो कुलीन होते हैं ना आपके, अब ये बताइए कुलीन कौन है आपके, कुलीन जो सेकंड, मतलब जो आपके राजा लोग होते हैं, वो क्या करते थे, ये किसानों से क्या लिया करते, टैक्स। किसान अपने स्वामी को सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। जो यहाँ के किसान थे ना, ये आपको सेवाएं देंगे, आपके सैन्य सेवाएं देंगे, सड़कों का निर्माण भी करेंगे, उसके साथ साथ ये सब बिल्कुल बाध्य हुआ करते थे कि आपको करना ही पड़ेगा और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लिया करता था। जो आपके क्लर्गी वाले लोग हैं, ये भी, जिसे हम क्या कहते थे, टाइद कहा जाता, टाइथ यानी धार्मिक कर है एक तरह के रूप में वसूलता था। ऊपर से तीसरे स्टेटस के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था, ठीक। इन करों में टाइल यानी प्रत्यक्ष कर, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स, जैसे अपने इंडिया में होता है ना डायरेक्ट टैक्स, और एक होता है इनडायरेक्ट के जगह पर अब क्या आ गया, जीएसटी। तो उस तरह से जो प्रत्यक्ष कर होता था उसे क्या कहा जाता था, आपका टाइल कहा जाता था। जो धार्मिक कर था उसे क्या कहा जाता है, टाइथ का। ये बिल्कुल वर्ड आप याद रखिएगा। और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे कि नमक, तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती। जैसे प्रेजेंट टाइम पर भी अगर आप मैगी खाइए, नमक लीजिए, कुछ भी लेने जाएंगे ना, तो वहां पर जीएसटी लगती है, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का ये पार्ट है, 2016 में आया था, ठीक है। इस तरह वहां भी था। कहते हैं ना, जो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है। ये मत सोचिए कि हमारा इंडिया में ये हो रहा है तो फ्रांस में नहीं होता होगा, यूरोप में नहीं होता है, अमेरिका के लोग वो बिल्कुल आसमान से टपके नहीं। हर जगह व्यवस्था वही, हर जगह नमक में टैक्स लगेगा, हर जगह आपको खाने पीने में टैक्स लगेगा, हर गवर्नमेंट वही करेगी, ठीक है। नया शब्द जैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो लिब्रे यानी फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। इस कब समाप्त हो गया आपका, 1794 में, ठीक है।
स्टेट यानी क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, जैसे हमारे यहाँ वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे चार चार वर्ग बाकी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, ठीक है। हाँ, फिर पारधी वर्ग किसे कहते हैं? चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति का समूह पारधी कहा जाता है, ठीक है। फिर टाइद यानी चर्च पर वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता है, मतलब जितना उपज होगा उसमें 10% आपको इसका देना पड़ेगा। फिर टैक्स सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर यानी डायरेक्ट टैक्स। नॉर्मल आप देख सकते हैं कि आप डायग्राम है कि बेचारा गरीब, ये नॉर्मल नहीं पूछे जा। अब हमारा 1.1 स्टार्ट होता है, ठीक। 1.1 में पहला टॉपिक आपका जीने का संघर्ष यानी द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव, जिसे हम जीने का संघर्ष कहते हैं। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। पर परिणामतः क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि 1715 में 2.3 करोड़ थी, लेकिन 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से, देखो जहां जनसंख्या बढ़ेगी वहां का डिमांड भी आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। जो लोग ज्यादातर क्या खाते थे? पाव रोटी यानी ब्रेड वगैरह खाते थे, ठीक है। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। ज्यादातर लोग क्या करते थे? काम करते थे और उनकी मजदूरी मालिक ही तय करते, जैसे अभी भी होता है। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जैसे महंगाई तो बढ़ रही थी मतलब फ्रांस में, लेकिन उसके दर पर आपको मजदूरी नहीं बढ़ेगी। मतलब 200 है तो 200, चाहे वो किसी का रेट 1000 हो जाए, लेकिन आपकी मजदूरी कितनी रहेगी? 200 ही रहेगी, ठीक है। लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ती रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जाती थी। देखो, एक तरफ अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा था, गरीब जो था गरीब होता जा रहा था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था, एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे थे, ठीक है। स्थितियों तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती, जैसे सूखा पड़ गया यानी ड्राई सीजन, बारिश नहीं हुई, या फिर ओले पड़ गया उसकी वजह से पूरी किसानी नष्ट, इससे भी और संकट हो जाता था। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता है। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे, जैसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जीविका संकट यानी क्या होता है? जो आपके मेन पार्ट है ना, वो आपको हम इंग्लिश में बता देंगे कि आपको किसी भी अगर आप चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों आनी चाहिए, ठीक। जैसे नया शब्द जीविका संकट यानी सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंट। ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़े। अनाम यानी जिसका नाम मालूम ना हो, ठीक है, एनोनिमस्टिक। आपका जीविका संकट ये नॉर्मल है। फिर आते हैं 1.3। 1.2 में ये नॉर्मल कुछ नहीं है, आपको भरना है। आते हैं उभरते यानी अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस। उभरते मध्य वर्ग विशेषाधिकार के अंत की कल्पना, यानी अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेस एंड एंड टू प्रिविलेज, ठीक है। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना कैसे की थी? पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे किसान हुआ करते थे और कामगार हुआ करते थे वो विद्रोह कर चुके थे, क्योंकि अकाल बढ़ने के कारण और कर बढ़ने के कारण, ठीक है। परंतु उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थी। जैसे हमारे भी देश में 1857 में क्रांति हमने की थी ना, लेकिन क्या था उस समय कोई एकजुटता नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम उस समय पर आजाद नहीं हुए थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो
समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी की बात है। 18 सेंचुरी मतलब आपका समय होगा 1701 से लेकिन 1799 तक, ये आपका क्या कहलाएगा, 18 सेंचुरी। ठीक है, 19 सेंचुरी मतलब आपका होगा 1800 से लेके 1899 तक। अब जैसे प्रेजेंट टाइम पर क्या चल रहा है, 21 सेंचुरी, यानी 2000 से लेके आपका कितना चलेगा, 2099। ठीक है। हाँ, 18वीं सदी के एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। क्या कहा गया, मिडिल क्लास। जैसे हमारे देश में भी ना मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा है, उसी तरह वहां भी था। जिनसे फैलते समुद्र परीय व्यापार और मतलब जो आपके ओशियन में व्यापार होते थे, सीज वगैरह में, ठीक है, सीज वगैरह में जो व्यापार हुआ, और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। क्या की थी, इन्होंने खुद का व्यापार किया था, इसलिए इनको संपत्ति अर्जित हुई। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद या ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। कोई भी चीज एक्सपोर्ट होगा या फिर वहीं के जो समृद्ध लोग, अमीर लोग खरीदेंगे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। जैसे यहाँ पास वकील भी थे, प्रशासनिक सेवा में करने वाले भी लोग आपके मध्य वर्ग में आते थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। इनका सही मानना था कि कोई भी ऐसा नहीं है कि जो, जैसे पहले था ना कि राजा का बेटा है तब राजा ही बनेगा, उनका बेटा है तो वही बनेगा। तो प्रेजेंट टाइम पर ये ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी आर्मी में जा सकता है, कोई भी पूजा पाठ कर सकता है आपकी, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। वो जितना पढ़ा लिखा होगा उसकी योग्यता ही उसकी सामाजिक हैसियत बताएगी। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। एक रूसो के कुछ दार्शनिक यानी फिलोसफर हुआ करते थे, उन्होंने बताया था कि कोई भी, सबके लिए समान नियम होने चाहिए और सबके लिए समान अवसर होना चाहिए और सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए। अपने, उन्होंने किसमें, अपने टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक बुक है उनकी, टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। इसे कहा जाता है कि राजा कौन बनेगा, राजा का मतलब होता है, लोग अफवाह बनाए थे कि वो भगवान का सबसे करीब इंसान दूत है जो आपके देश में आके आपको संभाल रहा है, इसीलिए वो राजा बना है। तो फिर उसके परिवार, भगवान के परिवार के तो सब भगवान ही हुए ना। ठीक है, इसी तरह तो उन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया कि ऐसा नहीं होता। किसने, लॉक ने, अपने बुक में। ठीक है, फिर रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसे मॉन्टेक्यू जो आपने देखा होगा ना, ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में, मॉन्टेक्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे हमारे भी देश में ना ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट, आप पॉलिटी में पढ़ेंगे, हमसे ही पढ़े होंगे कि ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। तो ऑर्गेन ऑफ गवर्नमेंट हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक, एक आपका क्या होता है, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, और तीसरा आपका होता है जुडिशरी। जुडिशरी यानी आपका क्या होता है, न्यायपालिका। हमने 3 पालिकों में सरकार के अंदर के बीच के सत्ता विभाजन की बात कही, उन्होंने ही किया था पहली बार। ये डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन लाया था आपके, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर कौन, मॉन्टेक्यू ने। जब संयुक्त राज्य अमेरिका को 13 उपनिवेशों मतलब 13 स्टेट ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया था, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी थी। इस मॉडल की उन्होंने अपने मॉडल में 3, एग्जीक्यूटिव, विधायक, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका के आधार पर अपनी सरकार बनाई थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उनमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। इसी तरह से देखो, कोई भी देश होता है, किसी भी देश को देख कर ही आगे चलता है। कैसे ना कि हमारे यहाँ ये कानून है तो फिर उस कानून को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसी आधार पर हमारा भी संविधान बना है। हमारा संविधान हर एक देशों का मिक्सचर है। ठीक है, हमने कहीं से कुछ भी लिया है, कहीं से कुछ भी लिया है। ठीक,
उसी तरह वो जो अमेरिका में जब आपने 13 उपनिवेशों को आजाद किया तो उन्होंने सरकार बनाई। उसी को देखते हुए जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने क्या लिया, प्रोत्साहन लिया, प्रेरणा ली। एक महत्वपूर्ण स्रोत बना उनका प्रेरणा का अमेरिका का संविधान। दार्शनिकों दार्शनिकों ने, यानी आपके फिलोसफर्स जो हुआ करते थे, इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती। जैसे हमारे यहाँ भी ना कहते हैं, दुनिया की सबसे ज्यादा अगर खबर आपको रखनी है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, तो आप नाई की दुकान में चले जाइए या फिर कहीं आप चाय पीने चले जाइए। सबसे ज्यादा वहीं पास आपको बहस मिलेगी, चाय पे, चर्चा पे। ठीक है। पुस्तकों एवं अखबारों के मध्य से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। ठीक है। इस तरह से पुस्तक जो हुआ करती थी, अखबार थी, कि हमारे जो राजा रजवाड़े ये गलत करे, जोर जोर से पढ़ा जाता है, जिससे कि जो अनपढ़, जो पढ़ नहीं सकते ना, वो भी इसको समझ सके। इसी समय लुई सिक्स द्वारा राज्य के खर्चों पर पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा बढ़ गए। इससे क्या हुई कि वहां पास गुस्सा बढ़ता, क्योंकि लोगों को जानकारी होने लगी। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभव का वृत्तांत, जैसे आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीतिक में सक्रिय होने वाले जॉर्ज दास्ता ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय को याद करते हुए सन 1793 में अपने एक मित्र को पत्र लिखा था। ठीक है, ये नॉर्मल बताया गया, ये इसमें ज्यादा नहीं है। अब देखते हैं, इस तरह से हम आपको बता दें कि हम आपको एक एक, जैसे फ्रांसीसी फ्रेंच रेवोल्यूशन में 6 पार्ट में आपको डिवाइड किया है, तो हर एक वीडियो में एक एक पार्ट की वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको भी ज्यादा वो ना हो और हमको भी नहीं। ठीक है। अब इसकी दूसरे पार्ट की वीडियो आपको कल रात को 10 बजे मिल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये पढ़ना है तो चलिए पढ़ लेते हैं। पत्र लिखे। हमने प्लेसेस के आवासीय कॉलेज में था, वहां मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का दिन मिला। पढ़ाई पूरे होने के बाद बेकारी के दिनों में मैं नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं ना तो जन्मजात कुलीन था और ना ही मेरा कोई संरक्षण था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में एक सुयानी फ्रांसीसी पैसा तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने भी मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया था, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल का अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर यंग नाम के एक अंग्रेज ने सन 1787 और 89 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा के विस्तांत में लिखा कि इस विस्तांत में उनकी यह टिप्पणी दिलचस्प है। सेब टहल में लगे अपने गुलामों, खासतौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी जिंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती, जिसमें उसे मुक्त लोगों की सेवाएं ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता, जो अपनी पीड़ितों की कराह सुनते हुए भोज उड़ाना पसंद करते हैं। उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। मतलब जो दूसरे के लिए, जब किसी का कोई मरता है तो आप हंसते हैं, या किसी को कोई मार पड़ता है तो आप हंसी आती है, तो फिर अगर अगर आपकी बेटी के साथ हो रहा है तो फिर आपको दुखड़ा नहीं रो। जैसे दूसरे के कहीं पर रेप हो रहे हैं, कहीं पर कुछ हो रहे हैं, तो आप वहां पास, अभी अभी घटना आई उज्जैन की, उज्जैन में बताइए, भरी समाज में आपके साथ रेप हुआ और कुछ ऐसे महान लोग हैं, इतना रील्स बनाने का चस्पा चढ़ा है उनको कि वो बिल्कुल वीडियो बना रहे थे, रोक नहीं सकते। इसलिए जब यही आपके साथ होगा तो आप मत रोइएगा। ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 होता, फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो 1 पार्ट है ये खत्म हो गया। टोटल 6 पार्ट में फ्रेंच रिवोल्यूशन डिवाइड है, तो आपको 6 वीडियो इसको मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। खूब पढ़ते रहिए, खूब आगे मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय श्री राम।